मुगल राज को खत्म करने वाले पेशवा की असली कहानी। आखिर कौन थे पेशवा? मराठा साम्राज्य की नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने 17वीं शताब्दी में रखी थी। शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया और एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। जब शिवाजी की मृत्यु हो गई थी तो उनके पुत्र संभाजी महाराज यानी कि छावा छत्रपति की उपाधि लेते हैं, यानी मराठा साम्राज्य के राजा बनते हैं। इसके बाद औरंगजेब से युद्ध होता है और औरंगजेब के संभाजी महाराज को यानी छावा को कैद कर लेता है और उन्हें आंखें निकाल लेता है। उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तब संभाजी महाराज के छोटे भाई राजा राम छत्रपति बनते हैं। वो भी औरंगजेब से लड़ते हैं, लेकिन बीमार होने के कारण कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और उधर औरंगजेब संभाजी की पत्नी और बच्चों को कैद कर लेता है। राजा राम की मृत्यु के बाद उनका बेटा शिवा द्वितीय राजा बनता है। वो छत्रपति की रक्षा हेतु राजा राम की पत्नी यानी तारा रानी पूरा साम्राज्य यानी मराठा साम्राज्य संभालती हैं और मराठा सेनापति संताजी और यशाजी ने मुगलों की नाक में दम कर लिया। मुगलों की ताकत कम पड़ गई थी और औरंगजेब दिल्ली जा रहा था, लेकिन जा ना सका। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अब बताते हैं कि छत्रपति और पेशवा में क्या अंतर है। जब संभाजी महाराज के पुत्र को औरंगजेब ने बंदी बनाया था, तब उनके बाद औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। 50 साल बाद उसे मुक्त करा दिया गया। संभाजी के पुत्र का नाम था छत्रपति साहू जी महाराज। जब रिहा हुए तो वो मराठा साम्राज्य आए। तब तारा रानी ने उन्हें राजा बनने से इनकार कर दिया, तो उनमें संताजी ने और बालाजी बल्लार भट्ट ने साहू जी का साथ दिया। उसके बाद साहू जी महाराज छत्रपति बने। छत्रपति और पेशवा में क्या अंतर है, आइए जानते हैं। छत्रपति और पेशवा। छत्रपति राजा होता है, यानी छत्रपति। पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री। जैसे हमारे भारत में राष्ट्रपति हैं, उन्हें ऊंचा दर्जा दिया गया है, लेकिन पावर नहीं उनके पास। और होता है पेशवा। पेशवा जो सबसे ज़्यादा ताकत पेशवा के हाथ में होती है। जो हमारे भारत में आज पीएम के पास यानी प्रधानमंत्री के पास सबसे ज़्यादा पावर है, वैसे ही पेशवा होते थे जिसके पास सबसे ताकतवर होते थे पेशवा। छत्रपति बड़े नेता थे, लेकिन ताकत पेशवा के पास थी। बाजीराव बल्लार भट्ट के पास ये बालाजी बल्लार भट्ट के बेटे थे। पेशवा बाजीराव बल्लार भट्ट ने करीब 40 से अधिक लड़ाइयाँ लड़ी। बाजीराव की रणनीति और दिल्ली की ओर बढ़ना। मुगल सम्राट की कमजोरी। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल सम्राट कमजोर हो चुका था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में के बाद मुगल सम्राट का पतन शुरू हो गया था। बाजीराव ने इस कमजोरी का फायदा उठाया, मालवा और बुंदेलखंड पर कब्जा किया। बाजीराव ने पहले मालवा और बुंदेल क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किए। ये क्षेत्र दिल्ली के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थे। दिल्ली की ओर बढ़ना। 1737 में बाजीराव ने दिल्ली की ओर बढ़ना का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी सेना के साथ तेजी से आगे बढ़कर मुगलों को चौंका दिया। उनकी सेना ने दिल्ली के नज़दीक पहुंचकर मुगलों को भयभीत कर दिया। दिल्ली पर हमला।
बाजीराव ने दिल्ली पर सीधे हमला नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुगलों को अपनी शक्ति का एहसास कराया। उनकी सेना ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और मुगलों को संदेश दिया कि मराठे अब उनके लिए एक बड़ी चुनौती हैं। भोपाल की लड़ाई 1737। दिल्ली की ओर बढ़ने के बाद बाजीराव ने भोपाल के पास मुगल सेना को हराया। ये लड़ाई मराठा शक्ति के प्रदर्शन के रूप में जानी जाती है। इसके बाद मुगलों ने मराठा के साथ संधि कर ली और मालवा क्षेत्र मराठों को सौंप दिया। दिल्ली पर मराठा प्रभुत्व। बाजीराव ने दिल्ली को सीधे तौर पर जीतने के बजाय मुगलों को कमजोर करने और मराठा प्रभाव बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी रणनीति ने मराठा साम्राज्य को उत्तर भारत में एक प्रमुख शक्ति बना दिया। बाद में 1750 के दशक में मराठों ने दिल्ली पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया और मुगल सम्राट को मराठा संरक्षण में रखा। बाजीराव प्रथम ने दिल्ली को सीधे तौर पर जीतने के बजाय मुगल सम्राट को कमजोर करना और मराठा प्रभुत्व स्थापित करने की रणनीति अपनाई। उनकी सैन्य कुशलता और तेज से आगे बढ़ने की क्षमता ने मराठा साम्राज्य को भारत के प्रमुख शक्ति बना दिया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें।